हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। अगेन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर 5 जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर उसको कंप्लीट करेंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अगर मैं इसके पर्टिकुलर सिलेबस की बात करूँ तो टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम हैं लास्ट ईयर के, बट एक टॉपिक जो है वो जो है नहीं है सिलेबस में, विच इज़ मैग्नेटिज्म ड्यू टू अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें नहीं पढ़ना। प्लस कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो डाउट में हैं कि सिलेबस में है या नहीं, बिकॉज यहाँ लास्ट में आप देख पा रहे हैं तो सीबीएसई ने डायरेक्ट लिख दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, लेकिन इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ता है, तो मैंने वो टॉपिक भी इंक्लूड कर दिए हैं। सो हम मेनली इस टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आप देख पा रहे हैं। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हम मैग्नेट। मैग्नेट है क्या? सो ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्ट करता है एलिमेंट्स लाइक स्टील, कोबाल्ट, निकल को, हम उसको मैग्नेट जनरली बोल देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैग्नेट्स जो है सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं, ये रिपेल भी कर सकती हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। जनरली सिंपल डेफिनेशन में जाएं तो ये स्टील, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करती है, दैट्स वाई इनको हम मैग्नेट बोलते हैं। एंड इस प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने की, इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली डिवाइड करें तो हम मैग्नेट्स को पहले तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। इसके बारे में छोटा छोटा लिखा है, पढ़ लेते हैं। नेचर ने बनाया हो, हमने नहीं बनाया, नेचुरली प्रेजेंट होती है, जिसमें जो सबसे पहले फाउंड हुआ था वो है ओर ऑफ आयरन। सो आयरन के आपको पता है दो ओर होते हैं, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। सो ये मैग्नेटाइट की बात हो रही है, Fe3O4। तो ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होती है, बट ये इरेगुलर शेप का हमें मिलता है स्टोन्स की फॉर्म में। अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है मैग्नेटिज्म इनका, बट हाँ काफ़ी लंबा इनका मैग्नेटिज्म होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। फिर बात करें आर्टिफिशियल की तो श्योरली आर्टिफिशियल वो है जो हम बनाते हैं, मैन मेड होते हैं। जनरली हम इनको स्टील की हेल्प से या डिफरेंट अलॉयज लाइक एल्निको, इनकी हेल्प से बनाते हैं। सो अगर हम बना रहे हैं तो हम अपनी अकॉर्डिंग शेप बनाते हैं, जैसे बार मैग्नेट होती है, यू शेप जिसको होर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप, एंड बहुत सारी अलग अलग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट शेप्स की मैग्नेट बनाते हैं। अब बना रहे हैं तो ये अच्छी खासी इनकी मैग्नेटिज्म होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। और बात रहती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट है या टेम्परेरी, वो डिपेंड करता है कि कौन सी मैग्नेट है। जैसे बार मैग्नेट टाइप बनाते हैं तो ये परमानेंट टाइप बनाते हैं, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहती है उसमें जब करंट होता है तभी मैग्नेटिज्म शो करता है, तो वो टेम्परेरी रहती है। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए जो है वो सबसे सिंपल वाला आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि है बार मैग्नेट। सो सिंपलेस्ट मैन मेड मैग्नेट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर बार मैग्नेट की बात करें तो आप शेप देख सकते हो, एक बार के जैसा शेप रहता है इसका। और जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, किसी धागे से बांध के उसको फ्रीली सस्पेंड करें, अपने आप ये अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो जब ऐसा करते हैं तो जो साइड इस बार मैग्नेट की अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाती है, पोल विच पॉइंट्स टुवर्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट करता है, हम उसका नाम रख देते हैं नॉर्थ पोल, या इसको नॉर्थ सीकिंग पोल भी बोल देते हैं। वहीं जो दूसरा एंड है वो नेचुरली अर्थ के साउथ की डायरेक्शन में होगा, तो हम उसको साउथ पोल बोल देते हैं, या उसको साउथ सीकिंग पोल बोल देते हैं। और एक बार मैग्नेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो बार मैग्नेट का जो पोल होता है एग्जैक्टली वो कॉर्नर पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं वो दोनों पोल्स। दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ज्योग्राफिकल लेंथ, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये उससे थोड़ा कम होता है। इवन अगर हम बात करें पोल, तो पोल्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे चार्जेस होते हैं, चार्जेस का प्रॉपर्टी जो है किसी मटेरियल की, चार्ज उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे किसी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से या क्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में स्मॉल एम यूज़ कर रहा हूँ। इट स्टैंड फॉर पोल स्ट्रेंथ। तो दोनों पोल की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, बट अपोजिट पोलैरिटी की होती है। और लाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक रिपेल करते हैं, बेसिक सी बात तुम्हें पता है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक बार मैग्नेट को तोड़ भी दे तो नए पोल जनरेट हो जाते हैं, एक सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये क्लोज लूप बनाते हैं। फिर हम बार मैग्नेट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, तो सबसे पहले बारी आती है उसकी फील्ड लाइंस की। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कैसे होती है कुछ,
तो अगर हम एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइन बनाते हैं तो बिल्कुल इक्विवेलेंट टू द सोलेनोइड। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में अंदर की तरफ एंटर करती हैं। तो अगर आप आउटसाइड फील्ड लाइंस देखो तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन अंदर जो है मैग्नेट के इनसाइड साउथ से नॉर्थ जाती है। बिल्कुल सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जैसा सा इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। वहीं अगर हम एक नई टॉपिक की बात करें विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है सर और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि देखिए एक मैग्नेट के अराउंड का जो फील्ड है उसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको विजुलाइज करने के लिए हम एक इमेजिनरी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो वो इमेजिनरी लाइंस जो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, और उन लाइंस का अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। लेटर से कहीं स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो उसका टेंजेंट वो खुद ही लाइन होगा, सो जिस डायरेक्शन में एरो है वही मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा। वहीं अगर कोई लाइन कर्व है तो कर्व लाइन के जिस पॉइंट पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तुम्हें उस पॉइंट का डायरेक्शन मिल जाएगा बी का। जैसे इस कर्व में मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अगर मैं यहाँ अगर एक पॉइंट लेता हूँ तो इसका टेंजेंट यहाँ होता तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ अलग होती। हर पॉइंट के लिए एक बी का अलग डायरेक्शन होता है। वहीं प्रॉपर्टीज़ पे चलिए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो ये क्लोज लूप बनाती हैं, सबको पता है, नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर और अंदर से साउथ से नॉर्थ। इनका टेंजेंट हमें बी का डायरेक्शन देता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड की बात करें वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। जहाँ जितना ज़्यादा क्राउड होगा फील्ड लाइंस का वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो तो यहाँ पर लाइनें काफ़ी क्लोज है और यहाँ इनके बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में क्राउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, सो यहाँ का फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द अदर रीजन। तो क्राउडनेस जो है वो इंडिकेट करती है मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। कभी भी दो या दो से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। रीज़न, अगर लेटर से कहीं पर वो इंटरसेक्ट कर गई तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पर तो दो टेंजेंट पॉसिबल हो गए। दो टेंजेंट का मीन दो डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक सिंगल पॉइंट के लिए दो दो फील्ड पॉसिबल नहीं होते बच्चों, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सेम प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ी है उसके जैसी ये प्रॉपर्टी है, तो सबसे मेजर डिफरेंस आ जाता है ये क्लोज लूप वाला। वहीं स्पेशली बार मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ मूव करती है आउटसाइड, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ मूव करती है। अब यहाँ पर आगे टॉपिक पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर अब हम आगे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल सिमिलर है जो आपने चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किए थे। जो टॉपिक जो कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे बिल्कुल उसके इक्वलेंट कंसेप्ट यहाँ होंगे और याद करना बहुत ईजी होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको इनके बीच में एक सिमेट्री बता रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रहता था, अब यहाँ पर चार्ज की जगह हम जनरली पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, क्यू एम से लिख देंगे या स्मॉल एम से लिखेंगे। वहाँ पर हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल एम से लिख देते हैं बच्चों। देखो यहाँ क्यू तो यहाँ पर छोटा एम इंटू में 2a। देखो फॉर्मूले भी एकदम आइडेंटिकल है, जस्ट टर्म्स चेंज हो रही है। वहाँ पर हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेते हैं, उस पर सिंबल ई रहता है, यहाँ पर सिंबल बी रहता है। यहाँ पर फोर्स बाय टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर फोर्स बाय टेस्ट पोल है या पोल स्ट्रेंथ हो गई। यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। देखो कितनी रिजेम्बलेंस इनमें। यहाँ पर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, यहाँ पर हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जस्ट रिप्लेस दिस कांस्टेंट बाय दिस, Q1 Q2 की जगह M1 M2 आ गया और डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला। बिल्कुल मैग्नेटिज्म में भी ऐसा फॉर्मूला है, बी का फॉर्मूला एक्सियल लाइन के लिए जो बन जाता है वो बन जाता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 कैपिटल M बाई आर क्यूब। देखो बिल्कुल डिटो सेम है। ऐसे ही ये आपका बच्चों फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड का, तो यहाँ पर बी इक्वेटोरियल लाइन पे भी कुछ ऐसा बन जाता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई M बाई आर क्यूब। टॉर्क ऑन अ डायपोल का फॉर्मूला होता था पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पर भी टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो पी की जगह जस्ट एम लिखा, ई की जगह बी लिखा, तो एम बी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस का पी कोस थीटा, यहाँ पर होती है माइनस का एम बी कोस थीटा। ये सब हम ड्राइव करने वाले हैं लेकिन मेथड बिल्कुल सेम रहेगा।
गोज लो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बस यहाँ पर उसको लिख देते हैं बी डॉट डी ए, वहाँ लिखा था ई डॉट डी ए, यहाँ बी डॉट डी ए। बस यहाँ पर बच्चों गोज लो हम पढ़ते हैं तो ये जीरो के साथ इक्वेट होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिखते थे, ई इंटू ए से, ठीक है, इंटू कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर बच्चों वो लिखा जाता है फाई ऑफ बी, इसको लिखा जाता है बी ए इंटू कोस थीटा। अगर आप देखो तो कितनी सिमिट्री मिल रही है इनके अंदर। तो ये टॉपिक जो ग्रीन कलर में लिखे हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम मैग्नेटिज्म वाले पढ़ेंगे। तरीका सेम होगा, अगर वो चैप्टर अच्छे से किया है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं वन बाय वन जो हमने पढ़े थे वहाँ। बच्चों पहला है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैं आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा उसके जैसा है तो ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आपके पास देखिए दो चार्जेस होते थे, उनके बीच में फोर्स का कैलकुलेट करने के काम आता था। बिल्कुल वैसे ही अगर दो पोल हैं उनके बीच में भी तो फोर्स होगा, वो अट्रैक्ट हो सकता है या रिपेल हो सकता है। तो उनके बीच का जो फोर्स होगा क्या होगा, वो फोर्स डिपेंड करेगा पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लाई, मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। जैसे वहाँ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 था, यहाँ M1 M2, वहाँ आर स्क्वायर के इनवर्सली था, यहाँ भी आर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन किया, ये बना M1 M2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, यहाँ कांस्टेंट आता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो ये जो है बन गया कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो बिल्कुल उसके आइडेंटिकल है, जस्ट हमने चार्जेस को पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस कर दिया और कांस्टेंट को बदल दिया। तो इस तरह से हमारे पास कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म आ जाता है। यहाँ पर इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू बच्चों आपको पता ही है, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से कूलम्स लॉ बन जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या जिसको सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। वहाँ पर पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ ई से लिखते थे, यहाँ बी से। सेम वही, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चों एक मैग्नेट है और उसने फील्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है, तो उसके फील्ड के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो स्ट्रेंथ तो पता लगता है फोर्स से। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ F डिवाइड बाई एम नोट। अब एम नोट क्या है देखिए, वैसे तो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल सिंगल पोल अगर है तो, और मैं उसको यहाँ ला के रखता हूँ तो इस पर फोर्स लगेगा, नेचुरल सी बात है, ये अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। लेटर से इस पर फोर्स लगा कुछ, तो कितना फोर्स लगा पर यूनिट एम नोट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। टेस्ला रहता है यार, सिंपली घूमने की बात ही नहीं है, टेस्ला रहता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एसआई में, और सीजीएस में रहता है इसका गोस जी। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हम इजीली लिख सकते हैं यार, पहले एक चैप्टर में कर चुका हूँ तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा दोबारा। डायरेक्शन की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन वो डिपेंड करती है फोर्स पे। ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि B इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाई क्यू नोट। बाकी डिपेंड करता है कि फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है। हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जो है वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर मान लो एक सिंगल हमारे पास पोल है नॉर्थ या साउथ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे, देखो कंपेयर कर रहा हूँ, अगर एक चार्ज क्यू है और उसके फील्ड में कोई r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, के 1/4 पाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। वैसे ही एक मैग्नेट है बच्चों हमारे पास, और उसके रीजन में किसी आर डिस्टेंस पे, या एक छोटे सिंगल पोल, सिंगल पूरी मैग्नेट तो नहीं बोलूँगा, एक सिंगल पोल है बच्चों मेरे पास, तो वो भी तो फील्ड क्रिएट कर रहा है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ। तो उससे कि कुछ आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा, उसका फॉर्मूला बिल्कुल इसके इक्वलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बनना चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। देखो एकदम इक्वलेंट है। नेक्स्ट देखो, सभी अभी आप कंपेयर करोगे तो सब कुछ सेम मिलता रहेगा। मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट को बोला यार, हमने तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था जहाँ दो चार्ज होते थे, एक प्लस का एक माइनस का, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे। अरे बिल्कुल वैसे ही बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में भी तो दो पोल हैं, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी है उनकी, अपोजिट नेचर है, और वो भी तो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो क्या मैं बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बोल दूँ? अरे सर बिल्कुल बोला जा सकता है। सो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो ये अगर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम डाइपोल लेंथ बोल देते हैं। 2a से या 2l से, किसी से भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
फिर एक टर्म आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल पी से लिखते थे, यहाँ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम से लिख रहा हूँ। अगर क्या करूँ मैं किसी भी पोल की पोल स्ट्रेंथ को इनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूँ 2a से, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2a बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। यूनिट की बात करें बच्चों, इसका यूनिट रहता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें, जहाँ पर आप पी पढ़ा करते थे उसकी डायरेक्शन हुआ करती थी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल वैसे ही इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में एम को हम इंडिकेट करते हैं। देखिए एक बार मैग्नेट को आप कंपेयर करो किससे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल से। तो लेटर से ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इसका माइनस चार्ज, ये प्लस का चार्ज, डिस्टेंस बीच का आपको पता है 2a से जनरली लिखते थे। क्या मुझे आप बात बताओ कि इन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोलते थे? बिल्कुल ऐसे ही एक बार मैग्नेट है तो इसके पोल्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। और इसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच और जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जाता था इसको बोलते थे इक्वेटोरियल। सेम एज इट इज यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन है। तो क्या इसका भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, एक्सियल पे कितना है इक्वेटोरियल पे कितना है? बिल्कुल। अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमें एक बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे कहीं पर भी फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर हम इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकालेंगे। डेरिवेशन बोल रहा हूँ, डिट्टो सेम मिलने वाला है तुम्हें जो तुम वहाँ पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने सबसे पहले एक बार मैग्नेट कंसीडर किया जिसमें ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, पोल स्ट्रेंथ m है, डायपोल मोमेंट इसका m है, डिस्टेंस 2a है, और इसकी एक्सियल लाइन पे पॉइंट हमारा p है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस p पॉइंट का डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस x कंसीडर कर लिया। तो बच्चों ये सारी कंसिडरेशन हमें लिखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है, तो मैंने लिख रखा है बार मैग्नेट है ये वो सारा, आपको भी लिखना है एग्जाम के लिए। फिर मुझे बताओ इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्यों? क्योंकि सर ये नॉर्थ पोल है इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड होगा, ये साउथ पोल है इसकी वजह से भी फील्ड होगा। तो इमेजिन करता हूँ कि पी पॉइंट पे हमने एक इमेजिनरी पोल रख दिया नॉर्थ पोल, तो क्या ये उसको रिपेल करेगा? तो जो फील्ड होगा वो बच्चों बाहर की तरफ होगा। लेटस से ये B1 है, तो वैल्यू कितनी होगी, बहुत ईजी है, म्यू नोट बाई 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ इसकी है बच्चों m डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो इसके इस n से इस p का जो डिस्टेंस है देखिए बच्चों ये पूरा x है, इतना सा पार्ट इसका a है, तो क्या x माइनस ए लिख सकते हैं? तो इट्स x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अलोंग डायरेक्शन भी मैं लिख ही देता हूँ, अलोंग पी एक्स, ये बाहर की तरफ है। ऐसे ही क्या ये साउथ पोल भी यहाँ पर फील्ड क्रिएट करेगा? साउथ तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड अंदर की तरफ होगा। लेट अस से इट्स B2। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। तो B2 से लिखा, वैल्यू निकालना है म्यू नोट ओवर 4 पाई m बाई डिस्टेंस। देखो बच्चों यहाँ से ये भी इतना सा डिस्टेंस भी a है, इस बार x प्लस ए हो गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी है अलोंग PN बोल दो, अंदर की तरफ आ रही है। तो क्या हमें टोटल अगर निकालना है तो इस पॉइंट पे तो दो दो फील्ड होगी सर, एक बाहर एक अंदर, और नॉर्थ पोल पास है तो B1 जो है उसका वैल्यू ज़्यादा है, B2 का कम है, तो नेट क्या होगा, B1 माइनस B2, अपोजिट है इसलिए माइनस कर रहा हूँ। सो क्या कीजिए बच्चों, इनमें से माइनस कर दीजिए। पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, म्यू नोट बाई 4 पाई और m कॉमन है, तो यहाँ से बचा 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये शायद आएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई इंटू स्मॉल m है ही, एलसीएम ले लीजिए बच्चों इसका। तो ये आप देखिए अगर x माइनस ए स्क्वेयर और x प्लस ए स्क्वेयर है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और यहाँ पर बच्चों टर्म ये ऊपर आ जाएगी x प्लस ए होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो इसको फर्दर सोल्व करें तो ये बन जाएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई m इंटू, मैं सीधा लिखता हूँ बच्चों ये 4ax आ जाएगा आपके पास, सोल्व करने से आप चेक कर सकते हो। सो ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा सिंपल और अगर हम करके लिखें तो ये म्यू नोट बाई 4 पाई, देखो इसको इसके मैंने 2 को अलग से बाहर निकाल दिया, तो इसको लिख दिया m इंटू 2a इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, मुझे पता है m इंटू 2a को मैं पोल स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ m, सॉरी इसको मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख सकता हूँ m। सो ये फॉर्मूला कुछ बन गया मेरे पास, म्यू नोट ओवर 4 पाई 2, इस पूरे को लिखा बच्चों m
एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर। सो ये बच्चों हमारे पास एक्सियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं भाई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये अलोंग पी एक्स होगा। तो डाइपोल मोमेंट होती है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, यानी ये भी उस डायरेक्शन में है, एम उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको बी वेक्टर को लिख सकता हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई टू एम वेक्टर एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। यानी मैं लिख सकता हूँ एम और जो बी है वो क्या है, इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में। सो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर हम आइडियल डाइपोल की कंडीशन लगाएं बच्चों, आइडियल डाइपोल के लिए एक्स बहुत बड़ा होता है, 2a छोटा होता है, तो इस a को हम नेग्लेक्ट करें तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ बनता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू एम एक्स बाई, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स की पावर 4, ये इससे कैंसिल होके बच्चों हमारे पास आ जाएगा बी एक्सियल का जो आया, बी एट एक्सियल जो आया वो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई टू एम बाई एक्स क्यूब। तो दिस इज अ फाइनल रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर m डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल M है, ये x डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से उस पॉइंट का। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखो b और x क्यूब का वेरिएशन इस तरह से कुछ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा होता था, उसमें होता था E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई डिस्टेंस का क्यूब। सो सेम एज इट इज़ हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अगेन वही हमने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया, ये उसका एक्सियल लाइन, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, और ये है उसकी इक्वेटोरियल लाइन। और इस पर हमने कोई रेंडमली पॉइंट कंसीडर कर लिया p, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे। तो हमें यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कंसिडरेशन में वही सारी कहानी लिखी हमने। अब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या तो इस नॉर्थ पोल की वजह से होगा या साउथ की वजह से। सो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ पोल जो यहाँ का जो फील्ड होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल, B1 लिख दूँ उसको, वैल्यू निकाले तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ इसकी m, और डिस्टेंस बच्चों ये हाइपोटेन्यूस, ये x है, ये a है, तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपली ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन लिखनी है इसकी, तो क्या लिखें भाई, नॉर्थ पोल है, इससे हमेशा आगे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज प्लस का ही लिखे हैं, मतलब नॉर्थ भी लेके चलते हैं। सो इसको मैंने लिख दिया B1 बाहर की तरफ आ गया। सो डायरेक्शन अगर लिखना है तो मैं इसको कुछ भी रेंडमली नाम दे देता हूँ, PY इसको लिख ही दिया, क्या लिखें, लेट अस से L, तो अलोंग PL लिख दिया, या अलोंग NP लिख सकते हो, N से P की तरफ है ये। ठीक है, सेम एज इट इज़ B2 की वजह से निकालते हैं, यानी यहाँ इसकी वजह से, तो ये साउथ पोल है तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो अंदर की तरफ फील्ड होगा। सो इसको मैंने B2 लिखा, वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे भाई, m बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डायरेक्शन होगा अलोंग P2S, ये अंदर की तरफ होगा। लेकिन सर हमें तो टोटल चाहिए, तो मैंने ये एंगल थीटा कंसीडर किया, तो बच्चों ये वर्टिकल अपोजिट से थीटा आ जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये भी थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो क्या कंपोनेंट हो सकते हैं सर, बिल्कुल, क्या मैं इस B1 के कंपोनेंट करूँ तो एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, ये बन जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो एंगल इसके साथ है, तो ये हुआ B1 कोस थीटा, ये हुआ B1 साइन थीटा। सिमिलरली B2 के कंपोनेंट करें, इधर की तरफ आएगा B2 कोस थीटा, और ये कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा B2 साइन थीटा। ये सारी कहानी हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो रिजॉल्विंग B1 एंड B2 इनटू कंपोनेंट्स, भाई कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, देन B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा, वैल्यू में दोनों इक्वल है B1 B2, अगर आप देखो B1 का वैल्यू B2 के वैल्यू के इक्वल है, बस डायरेक्शन ही तो दोनों की अलग अलग है। सो देन B1 B2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो क्या कर देंगे, सो कैंसल ईच अदर, अगर ये कैंसिल कर जाएंगे, लेकिन अगर इनको ध्यान से देखो B1 और B2 कोस थीटा वाले कंपोनेंट, इनको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं,
ये दोनों ही मिलकर नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये बी इक्वेटोरियल वाला इधर आ रहा है। सो देन जो बी टोटल होगा वो होगा B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, दोनों वैल्यू में इक्वल है, तो क्या मैं इसको डबल ऑफ B1 कोस थीटा या डबल ऑफ B2 कोस थीटा कुछ भी लिख सकता हूँ। सो हमें अगर टोटल बी निकालना है तो इट्स डबल ऑफ कोई भी एक सिंगल वैल्यू लिख लो, तो म्यू नोट बाई 4πm डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा हम टेंगल से निकाल सकते हैं इसमें से। तो कोस आपको पता है बेस पर हाइपोटेन्यूस होता है, बेस यहाँ पर ए है, हाइपोटेन्यूस हमारा ये है। सो इट्स ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जो कि कुल मिला के हमारे पास बन गया म्यू नोट बाई 4πm भी है बच्चों, 2a भी बन चुका ऊपर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। सो बी हमें जो इक्वेटोरियल का मिला भाई, यहाँ पर m इंटू 2a को तो कैपिटल M लिख देते हैं। सो ये बन गया म्यू नोट ओवर 4π कैपिटल M डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ चुका है एक्सियल लाइन पे, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। और अगर इसको ही हम लिखें वेक्टर फॉर्म में, तो बी वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो थोड़ा सा अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें बच्चा लोग, तो अगर डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर m वेक्टर लगाऊँ, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा। माइनस लगाने का मीनिंग क्या है कि b और m अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ लिख भी सकते हैं हेयर b जो इक्वेटोरियल का आया एंड m आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इनका एंगल 180 है, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। फिर वही कंडीशन सर आइडियल के लिए लगाओ यार, आइडियल के लिए ए को इग्नोर कर दो, तो आइडियल के लिए जो बन जाएगा वैल्यू वो बन जाएगा म्यू नोट बाई 4πm बाई एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, सिंपली एक्स क्यूब आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास एक्सेल का आ गया, ठीक है। तो हमने इक्वेटोरियल का भी ड्राइव कर लिया, एक्सेल का भी ड्राइव कर लिया, और दोनों में एक कॉमन बात पता लगी कि अगर एक्सेल वाले का फॉर्मूला तुम देखो तो उसमें म्यू नोट बाई 4π इंटू 2m बाई एक्स क्यूब था, और वहीं अगर हम इक्वेटोरियल वाले में देखें तो हमारे पास बच्चों म्यू नोट बाई 4πm बाई एक्स क्यूब है। दोनों में सिर्फ 2 का फ़र्क है, यानी इनका जो रेशो है बी एक्सियल, अगर आर सेम लेके चल रहा हूँ तो बी इक्वेटोरियल का वो 2/1 यानी 2 के इक्वल है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट कुछ अलग नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ा है, वहाँ पर डायपोल पे टॉर्क लगता है बिल्कुल वैसा ही। तो हमने इस बार क्या करना है, एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो बार मैग्नेट पे यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स लगाएगा, वो कुछ ऐसा होगा कि उसको घुमा देगा। तो हमने कंसीडर कर लिया अगेन एक डायपोल या बार मैग्नेट, ठीक है, उसको फील्ड में रख दिया कुछ थीटा एंगल पे। थीटा एंगल किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का है। ये कंसिडरेशन में सारा लिख दिया कि एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 2a है, डायपोल मोमेंट m है, थीटा एंगल पे रखा है b फील्ड के अंदर। तो बच्चों क्या ये इसका जो नॉर्थ पोल है इस पे अलोंग फील्ड फोर्स लगेगा m इंटू बी। ये कहाँ से आया देखो यार, b जो तुम्हें पता है f बाई आपका m होता है, तो यहाँ से f जो आया b इंटू एम आ जाएगा। सो इस पे लगा m इंटू बी लॉन्ग फील्ड, और ये अपोजिट पोलैरिटी है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो यहाँ लिखा फोर्स m इंटू बी। बच्चों ये भी m इंटू बी है वैल्यू में, नेट फोर्स देखें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एम बी माइनस एम बी, टोटल जो फोर्स आएगा 0 आएगा। टोटल फोर्स 0 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नो ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो आपने दोनों फोर्स देखे, दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे हैं। अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग यहाँ पर बच्चों क्या है कि ये फोर्स इस लाइन पे आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, और ये वाला फोर्स इस लाइन पे दिख रहा है। अगर ऐसा है, सेम ऑब्जेक्ट है बट उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, इक्वल है वैल्यू में, अपोजिट डायरेक्शन में और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो वो एक कपल की तरह बिहेव करता है जो उसको रोटेट करवा देगा। तो अगर कपल की तरह है तो रोटेट करवाएगा, तो ये इस तरह से रोटेट होगा,
कुछ डायग्राम वाइज देखें तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, कब तक, जब तक ये अपने आप को अलाइन नहीं कर लेता बी के लॉन्ग, यानी जो एम वेक्टर है वो बी के अलाइन होना चाहता है, इसलिए वो रोटेट करेगा। तो रोटेट कर रहा है तो टॉर्क होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, कोई भी एक लिख दो यार, दोनों इक्वली तो है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ बुक्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर्म ऑफ कपल भी लिखा होता है, तो दोनों सेम ही चीज़ है, आर्म ऑफ कपल। फोर्स है बच्चों एम इंटू बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, दोनों लाइन ऑफ एक्शंस के बीच का, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ये 2a है तो ये 2a साइन थीटा आ गया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 2a इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये आपका m इंटू 2a इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा बन गया। और यार तुम्हें पता है m इंटू 2a को तो कैपिटल M लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो चलो हमारे पास जो टाउ बना वो बना कैपिटल M इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया टॉर्क का। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू M क्रॉस बी, तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखा गया। अब क्रॉस दिख रहा है यार, तो आप बोल सकते हो कि जो टाउ है ना, डायरेक्शन इसका, डायरेक्शन ऑफ टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ M एंड P। ठीक है, साथ ही साथ देखिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल सेम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स हैं इसके भी। वही कि अगर बच्चों थीटा 0 है या थीटा 180 डिग्री है, दोनों ही केसेस में टॉर्क 0 होगा। फोर्स तो पहले से हमें पता है 0 है, टॉर्क स्पेशली 0 होगा क्योंकि साइन की वैल्यू 0 और 180 पे 0 होती है। ये केस जो है ना बच्चों, इसको इक्विलिब्रियम केस बोलते हैं, 0 और 180 की, क्योंकि टॉर्क 0 है, फोर्स तो पहले से 0 है। अब इसमें थीटा जो 0 है इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, थीटा 180 को अनस्टेबल। बिकॉज यहाँ पर आप चेक करोगे 0 पे कि अगर आप थोड़ा सा रोटेट करो तो ये वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन 180 पे जब रखते हो उस इनिशियल कंडीशन में तो टॉर्क 0 है, लेकिन थोड़ा सा रोटेट करें तो वो वापस जो है 0 वाली कंडीशन पे आ जाता है, तो इट मीन अनस्टेबल है। इस स्टेबल अनस्टेबल को पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, अगर आप उस डाइपोल को 90 डिग्री पे रखते हो तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है विच इज़ 1, तो आपको टॉर्क जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, कितना, m इंटू बी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है तो हमें अभी अभी चेक किया फोर्स तो 0 है ही, टॉर्क भी जो है वो 0, दो ही केसेस में, अदरवाइज नॉन जीरो है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेते हैं तो फोर्स भी नॉन जीरो हो जाता है और टॉर्क तो नॉन जीरो रहता ही है इन जनरल केस। ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हो यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता बट रोटेशनल मोशन होता है। इसमें दोनों ही होते हैं, दोनों ही यस होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक है, एंड एक और बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा SHM की कंडीशन का। क्या है SHM की कंडीशन, देखिए यूनिफॉर्म फील्ड है, लेटर से इस डायरेक्शन में कुछ बी है और हमने इसके अंदर एक डायपोल रखा है, डायपोल एक बार मैग्नेट समझ लीजिए इस तरह से। तो आपको पता है वो उस पर रोटेट करता है, रोटेट करता है ऐसा तो नहीं रोटेट करके वो बी के अलाइन हो जाएगा, इनर्शिया उसको रुकने नहीं देगा, वो आगे चला जाएगा, फिर टॉर्क लगेगा वापस, फिर वो इस तरह से SHM करेगा। अगर SHM करेगा तो भाई उसका एक टाइम पीरियड भी तो होगा, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में किया, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, लेटस से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, आई क्या, ये गिवन रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बार मैग्नेट का। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, देखिए सो हमें पता है टॉर्क जो होता है वो होता है m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो क्या हम टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं m इंटू बी, और अगर एंगल बच्चों बहुत छोटा है, देखो बहुत छोटा ऑसिलेशन कर रहा है, तो साइन थीटा को सिंपली हम थीटा लिख सकते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट इज़, क्या थीटा को मैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी लिख दूँ, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बना m इंटू बी इंटू थीटा। तो यहाँ से बच्चों हम अगर डी स्क्वायर बाई डी थीटा निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कुछ आपका बन गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा। अब इसको इधर ले जाएं बच्चों, ये बना डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई ये जनरल इक्वेशन आ गई,
ठीक है। अच्छा ये बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ माइनस यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ माइनस यूज़ कर लो, यहाँ माइनस यूज़ कर लो या माइनस, तो ये ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। ये जनरल इक्वेशन किसकी है? अगर कोई SHM अगर करता है बच्चों तो उसमें जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अगर कंपेयर करो ऑलमोस्ट सेम है, बस ये जो टर्म है यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर के साथ कंपेयर हो जाएगा। सो मैं कंपेयर करता हूँ जनरली, कंपेयरिंग इनको, तो ओमेगा स्क्वायर जो बना वो बना m इंटू बी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ से ओमेगा जो आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ एम बी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और ये मेरे पास जो फॉर्मूला बना ये एंगुलर एक्सेलरेशन का है, अगर हम सिंपल सॉरी हाँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी का है। अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एम बी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाता हूँ तो उसका रेसिप्रोकल कर दो यार, ये आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एम इंटू बी। तो ये दोनों फॉर्मूले इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में गिवन है प्रॉपर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, बिल्कुल सेम एज इट इज यार, जो इलेक्ट्रिक में पढ़ा है वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले एनर्जी है क्यों? डायपोल को जब हम एक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, वो घूम के वापस आता है। लेकिन आपने क्या किया, उस रोटेशन के अगेंस्ट उसको किसी थीटा एंगल पे रख रखा है भाई, तो जैसे ही छोड़ेगा वो वापस आएगा, इट मीन वो एनर्जी कैरी कर रहा है। तो डायपोल के पास पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हम उसको अभी कैलकुलेट करेंगे। तो वही कंसिडरेशन, एक डायपोल मान लिया, m डायपोल मोमेंट है, 2a लेंथ है, फील्ड में इनिशियली किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो जब वो थीटा एंगल पे रखा है तो उस पर कितना टॉर्क लग सकता है? तो आपको पता है टॉर्क लग सकता है m इंटू बी, एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो लेट अस सपोज हम उसके अगेंस्ट उसको थोड़ा रोटेट कर रहे हैं किसी थीटा 1 से थीटा 2 एंगल, लेकिन उसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा रोटेट किया डी थीटा। तो जब हम डी थीटा रोटेट करेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लेट अस से दैट इज डी डब्ल्यू, वो होगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क है एम बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर मैं कहूँ थीटा 1 एंगल से थीटा 2 रोटेट करवाओ, 90 से 180, 0 से 180, कुछ भी एंगल के लिए रोटेट करवाओ, तो वर्क डन जो होगा थीटा 1 से थीटा 2 रोटेशन का, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। तो एम बी बच्चों कांस्टेंट है, बाहर आया, साइन का बन जाता है माइनस का कोस ऑफ थीटा, लिमिट है यहाँ थीटा 1 से थीटा 2, माइनस का साइन मैं बाहर ले जाता हूँ, माइनस का एम बी, तो ये बना कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। तो ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया। ये क्यों लिखा सर, मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। अरे पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, अगर तुम किसी फील्ड में किसी रेफरेंस लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाओ, पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ से, एक रेफरेंस लेवल से, तो हमें सबसे पहले वो देखना पड़ेगा भाई ये डायपोल का रेफरेंस लेवल कौन सा है। अब रेफरेंस लेवल उसको बोलते हैं जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो बच्चों 90 डिग्री वो पोजीशन होती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो 90 डिग्री को हमने रेफरेंस लेवल लिया, ठीक है। तो थीटा 1 को मैंने 90 लिया, और जिस पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं दैट इज थीटा एंगल। तो यानी इनडायरेक्टली बोलूँ तो अगर मैं एक डायपोल को 90 से किसी थीटा एंगल पे लेके गया तो वो थीटा एंगल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। सो हमने थीटा 1 को 90 पुट किया, थीटा 2 को थीटा पुट किया, फॉर्मूले में पुट किया जो कि था माइनस का m इंटू बी, ठीक है, ये कैपिटल M है, यहाँ पर स्मॉल m नहीं है, ध्यान रखना। और इससे पीछे वाला फॉर्मूला था बच्चों, उसमें भी कैपिटल M चल रहा था, ये आई थिंक सो हमने स्मॉल कर दिया था इसको, ये कैपिटल M था हर जगह, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये कैपिटल M था क्योंकि स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ होता है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बना था माइनस का एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 माइनस का एम बी कोस ऑफ थीटा 2 जो कि है थीटा माइनस कोस ऑफ 90, कोस 90 जीरो होता है। तो हमारे पास बन गया माइनस का एम बी कोस थीटा। तो ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, तो इसको यू से लिख दो, बन गया माइनस का पी ई कोस ऑफ थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस का पी डॉट ई, अरे स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब वही बच्चों इसके इंपॉर्टेंट केसेस में
जो हमने टॉर्क वाले में लगाए थे वही सेम। इक्विलिब्रियम कब होता है, थीटा 0 या 180। यहाँ पर फोर्स भी 0 होता है, टॉर्क भी 0 होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर थीटा 0 है तो वो स्टेबल है, थीटा 180 है तो वो अनस्टेबल है। अब इसको इसके बेसिस पे कैसे बताएं, तो जब थीटा 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस का पीई जो कि होती है मिनिमम, और जब थीटा 180 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस का पी जो कि है मैक्सिमम। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम उस पोजीशन को बोलते हैं जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, और अनस्टेबल उसको बोलते हैं जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। और थीटा 90 डिग्री पे चेक करो यार, कोस 90 जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इसीलिए हमने इसको रेफरेंस लेवल लिया था 90 डिग्री वाले को, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। उसके बाद एक टॉपिक है, हालांकि जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया उसमें ये थोड़ा पहले मेंशन है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अब तक सीख चुके हैं एक बार मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 कैपिटल एम बाई डिस्टेंस का क्यूब। तो अगर वही सेम फॉर्मूला मैं एक सोलेनोइड के लिए ड्राइव कर दूँ तो इसका मतलब सोलेनोइड और बार मैग्नेट एक जैसे हैं। तो हमें इस पर यही प्रूफ करना है कि कैसे एक बार मैग्नेट एक सोलेनोइड के जैसे बिहेव करती है। तो बार मैग्नेट का फील्ड पता है, सोलेनोइड के लिए भी वही फॉर्मूला अगर ड्राइव हो जाए और दोनों इक्वल हो जाएं तो इट मीन दोनों इक्वलेंट हुए, हम उसमें यही प्रूफ करेंगे। तो हमने एक सोलेनोइड कंसिडर किया। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो एक सोलेनोइड है जिसमें इस तरह से कॉपर की वायर वाउंडेड है काफ़ी सारी, ठीक है, दिखा नहीं रखा कॉपर की वायर्स को वाउंड, लेकिन ऐसे काफ़ी सारी कॉपर की वायर्स वाउंडेड हैं। तो हमने एक सोलेनोइड लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है बच्चों वो हुआ छोटा एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ है। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है तो एन इंटू लेंथ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ये इसका एक्सिस बनाया, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, क्योंकि एक्सिल वाला फॉर्मूले के साथ कंपेयर करूंगा तो इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लिया पी जो कि बच्चों कुछ आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से इसका डिस्टेंस आर है। सोलेनोइड का रेडियस हमने ए कंसीडर कर लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर लिया जिसकी विड्थ है dx। इसके अंदर भी काफ़ी सारी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, 10-12 जितनी भी हैं, वो कैसे निकालेंगे इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ n इंटू डी एक्स। तो n इंटू डी एक्स क्या है, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो। तो इस छोटे से स्ट्रिप की वजह से भी जो यहाँ पर फील्ड होगा, और ये छोटे से स्ट्रिप जो है वो एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रहा है, और सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर में ड्राइव किया था, क्या था, थोड़ा निकालेंगे क्योंकि स्ट्रिप है थोड़ा सा फील्ड है तो डी लिखा, म्यू नोट आई है करंट इस लूप में जो जा रहा होगा, ए स्क्वायर इसकी रेडियस का स्क्वायर है, एन इंटू डी एक्स ये है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस छोटे से स्ट्रिप में इतनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों कौन सा, इस लूप का इस पी पॉइंट से, तो बच्चों ये वो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आर है, और ये बच्चों इतना सा पीछे एक्स है तो ये आर माइनस एक्स हुआ, तो आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर और पावर 3/2। ये फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में था, वहाँ से लिया गया डायरेक्ट। तो एक छोटे से स्ट्रिप का फील्ड आ गया, सर हमें छोटी सी स्ट्रिप का नहीं, हमें पूरे का चाहिए, लेकिन उससे पहले सोचो यार ये पॉइंट एक्सिस पे काफ़ी दूर है, तो ये जो डिस्टेंस है इसका r, ये x के कंपैरिजन में और a के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, तो आप x और a को इग्नोर कर दो। तो ये जो नीचे वाली टर्म है r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसको ऑलमोस्ट अगर इग्नोर करें तो a स्क्वायर खत्म कर दें, यहाँ से r खत्म कर दें, सॉरी x खत्म कर दें, x छोटा है ना, a छोटा है, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, तो r क्यूब आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो इस टर्म को r क्यूब लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कुछ बना म्यू नोट आई ए स्क्वायर एन इंटू डी एक्स बाई 2r क्यूब, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये एक स्ट्रिप का है, लेकिन हमें तो पूरी सोलेनोइड का बताना है, इसमें तो काफ़ी सारी स्ट्रिप्स हैं, तो भाई इंटीग्रेशन कर दें, और इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये dx कहाँ से कहाँ लेना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के, यानी ये जो सेंटर लाइन है बच्चों, इसके इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सोलेनोइड है, इधर एल लेंथ तक इधर भी एल लेंथ तक। अगर इसको रेफरेंस लाइन ले रहे हो तो राइट साइड में पॉजिटिव लेंथ ले लो, इस वाले को नेगेटिव लेंथ ले लो। तो हमने क्या किया, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस एल से प्लस एल, डी बी की वैल्यू मुझे पता है बच्चों कितनी है, माइनस एल से प्लस एल म्यू नोट, अभी अभी हमने देखा। सो था बच्चों ये म्यू नोट आई ए स्क्वायर एन इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू आर क्यूब। सो इसमें से कांस्टेंट टर्म्स म्यू नोट है, आई है, ए स्क्वायर है, 2r क्यूब है, सिर्फ और सिर्फ बचा माइनस एल से एल, एन भी था बच्चों, एन भी मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इंटू डी एक्स
dx का करेंगे तो l बन जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर इंटू एन डिवाइड बाई 2r³ इंटू, पहले अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, ये 2l बन जाएगा। सो म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर इंटू एन इंटू 2l बाई 2r³। सर ये जाना पहचाना फॉर्मूला तो नहीं लग रहा सर, तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। देखो क्या मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ, 2 पाई से जो है डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई से करें तो ये 4 पाई बन गया। ठीक है, 2 पाई ऊपर एज इट इज, ए स्क्वेयर है, आई है, एन है, 2l है बाई r³ है। अब कुछ चीज़ें इसमें से हमें ढूंढनी पड़ेंगी। क्या पाई ए स्क्वेयर को मैं एरिया ऑफ द लूप लिख सकता हूँ, ए, ये बच्चों आई है, और ये क्या है n इंटू 2l, ये तो सर पूरी सोलेनोइड को कवर कर लिया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। क्या टोटल, मैं यहाँ साइड में लिखूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू टोटल लेंथ तो 2l है सोलेनोइड की। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कुछ, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू एरिया इंटू करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स बाई r³। और भाई ये चीज़ तो जानी पहचानी लग रही है, तो ये m का फॉर्मूला होता है एन आई इंटू ए, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, सर्कुलर लूप के लिए, ये भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r³। क्या यही सेम फॉर्मूला हमने बार मैग्नेट के लिए भी पढ़ा, बिल्कुल, बस वहाँ हमने डिस्टेंस को x से लिखा था r की जगह। सो दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट की जैसा ही है। ठीक है, एंड ऐसे यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1, एंड ड्यू टू बार मैग्नेट, उसके लिए हमने लिखा म्यू नॉट एक्सिस पे उसके निकाला था जब हमने अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया। सो वो था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई x³ था, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को अगर कंपेयर करो सेम ही है दोनों, इट मीन बार मैग्नेट और सोलेनोइड एक जैसा बिहेव करते हैं। इसका प्रूफ है, सिलेबस में है, आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा सा है। सो क्या है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है इसमें। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। सिंपल है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है क्लोज सरफेस का, क्लोज सरफेस का बच्चों। क्यों, रीजन क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, क्लोज लूप होते हैं, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट से फील्ड लाइंस बाहर निकली हैं तो उतनी अंदर भी आएंगी, तो जितना फ्लक्स बाहर की तरफ पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ माइनस का होना पड़ेगा, तो टोटल तब जीरो हो जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा मान लो अगर मैं बोल दूं कि अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता नेचर में कहीं, सिंगल पोल अगर एग्जिस्ट करता, लेटर से नॉर्थ अकेला है तो फील्ड लाइन सिर्फ बाहर बाहर जाती है ना, अगर अकेला साउथ होता तो सिर्फ अंदर अंदर आती, तब फ्लक्स हो जाता कुछ ना कुछ। तो तब ये गोज लॉ क्या बदल जाती, तब हो जाता टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द पोल स्ट्रेंथ। जैसे गोज लॉ में क्या था, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज था, यहाँ पर म्यू नॉट टाइम्स क्या हो जाता है, पोल स्ट्रेंथ। तो ये बन जाता B.dA इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स m। m को QM भी लिख सकते हैं ना हम, ऐसे पोल स्ट्रेंथ को लिखा जा सकता है, ये पोल स्ट्रेंथ है बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाता है। ये एक बार पूछा हुआ है कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो कैसा होता गोज लॉ, तो इस तरह से वो बन जाता। सो नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हमने जो टॉपिक्स पढ़े अब थोड़ा सा अलग है। अब मैग्नेटाइजेशन के कंसेप्ट पे हम जा रहे हैं। किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, कितने टाइप के मटेरियल्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है हमारा ये। तो उसको समझने के लिए 4-5 टर्म समझेंगे, पहले उनकी रिलेशंस समझेंगे, फिर हम मटेरियल्स के टाइप पढ़ेंगे। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह होता है, उसमें E इंटू ए एरिया होता है, यहाँ B इंटू एरिया होता है। तो यहाँ से अगर मैं तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लूँ, अगर यहाँ से डिफाइन करना हो, देखो अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन बना रहे हैं, तो क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स बाय एरिया बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो किसी के नॉर्मली पास हो रही है। तो बच्चों हमारी पहली टर्म है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं B। यहाँ पर अलग से क्यों डिफाइन कर रहे हैं भाई, मान लो तेरे पास हमारे पास एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट ने अपना अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर रखा है, एक सोलेनोइड है उसमें करंट है तो उसने भी एक फील्ड क्रिएट कर रखा है। तो उसी फील्ड को डिफाइन करने का एक तरीका होगा ये, इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
जो ये क्रिएट कर रहा है और वो किसी दूसरे के एरिया को मिल रही है, पर यूनिट एरिया को मिल रही है, उसको हम बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट वही टेस्ला, पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सीजीएस यूनिट गोज होते हैं, रिलेशन आपको पता ही है, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ गोज, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में दिख सकता है। नेक्स्ट टर्म ये इंपॉर्टेंट है, अलग है, आपने नहीं पढ़ी अभी तक, लेकिन अब इसको समझना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोल दूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक बार मैग्नेट क्रिएट कर रहा है, एक सोलेनोइड क्रिएट कर रहा है, एक सर्कुलर लूप कर रहा है, कोई भी है, तो ये मान लो एक्सटर्नल फील्ड है कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक मटेरियल को रख दिया, ये क्या है, कोई एक मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर रख दिया, तो क्या होगा, इस फील्ड की वजह से इस मटेरियल में भी मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, देखो हर मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं, तो इसके डायपोल शायद इस फील्ड की वजह से अरेंज होने लग जाएंगे, तो इस मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस मटेरियल के अंदर हो जाएगा। सो इस मटेरियल में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम। सो नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटाइज हो रहा है। इससे पहले पढ़ा वो एक्सटर्नल फील्ड के बारे में पढ़ा था, ये बी है और ये मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, ये इसका आई है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या डायपोल मोमेंट को m इंटू 12 भी लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ इंटू 12, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ 12 लिख सकते हैं, 12 से 12 कैंसिल, तो ये पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी होता है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन बना सकते हो, इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। कभी कभी इसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी बोल देते हैं इस आई को, ठीक है। अगर इसका यूनिट बनाएं तो देखो बच्चों, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर क्यूब, तो ये बन गया एम्पियर पर मीटर यूनिट, इसका याद होना चाहिए आपको। फिर से सुन लो, ये आई जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटाइज हुआ है। दूसरा तीसरा सॉरी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, ये इस एक्सटर्नल फील्ड की प्रॉपर्टी की बात होगी। अब भाई ये एक्सटर्नल फील्ड बी है, लेकिन इस बी का कितना पार्ट इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, ठीक है। सो द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, इस एबिलिटी को, इस डिग्री को मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी एक दो डेफिनेशन और भी बना सकते हैं, इसको बी और म्यू नोट का रेशो भी बोलते हैं। सो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू बी बाई म्यू नोट माइनस आई, इसका डेरिवेशन नहीं है इस फॉर्मूले का हालांकि, ठीक है। और अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो बच्चों वैक्यूम के अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो पोलराइज नहीं हो सकता, वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, तो आई की वैल्यू जीरो होगी उसकी, क्योंकि आई रिलेटेड है मैग्नेटाइजेशन से, वैक्यूम मैग्नेटाइज तो होगा नहीं, उसका आई जीरो है, तो एच सिंपली बी बाई म्यू नोट बन जाता है। ये डिपेंड करता है एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन पे, अभी फॉर्मूला बताऊंगा पता लग जाएगा। इसका यूनिट सेम है जो आई का है, इससे पहले का जो हमने पढ़ा आई के बारे में, उसी का जैसा यूनिट है, एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग वैल्यू रखता है। जैसे अगर मेरे पास एक सोलेनोइड है, तो तुम्हें पता है सोलेनोइड का फील्ड होता है म्यू नोट एन आई, एन यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बाई एल। तो अगर मैं एच निकालूँ इसके लिए, तो बी बाई म्यू नोट, बी का वैल्यू पुट किया, म्यू नोट से डिवाइड किया, तो आया एन आई बाई ए एल। ये एन क्या है, एन है सोलेनोइड में टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सोलेनोइड में कितना करंट जा रहा है, सोलेनोइड की लेंथ कितनी है। तो प्योरली सोलेनोइड के बारे में है ये, यानी वो सोलेनोइड का कॉन्फ़िगरेशन जो डिसाइड करेगा कि वो आगे वाले मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक टोरॉइड है, एंडलेस सोलेनोइड जिसको बोलते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है टोरॉइड, लेकिन इसका फॉर्मूला भी सेम होता है म्यू नोट एन आई, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स जो होती हैं पर यूनिट लेंथ, लेंथ की जगह 2 पाई आर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्कमफ्रेंस है लेंथ, तो लेंथ यहाँ पर 2 पाई आर बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन बाई 2 पाई आर इंटू आई। अगेन इसका एच निकाला, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, एन आई बाई 2 पाई आर। अगेन अगर इस फॉर्मूले को देखो बच्चों तुम, तो क्या है, सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स, उस पर कितना करंट जा रहा है, उसका रेडियस क्या है। तो प्योरली जो एच है ना बच्चों, जो एच है वो एक ऐसी टर्म है जो डिपेंड करती है किस पे,
जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसने किसी दूसरे मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड से रिलेटेड टर्म हो गई और आई उस मटेरियल से रिलेटेड टर्म होगी जो मैग्नेटाइज होने वाला है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक नई टर्म में पढ़ते हैं। अगर हम क्या करें, किसी पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आती है बच्चों, एच आता है, तो बी और एच का रेशो जो है ना, बी और एच का रेशो, ये है अप्लाइड फील्ड और ये अभी अभी हमने एच पढ़ा, इनका जो रेशो होता है उसको म्यू बोलते हैं। यूनिट इसका बच्चों वेबर पर एम्पियर पर मीटर रहता है या टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। हम ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जब म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू हमने याद की थी 10⁻⁻⁷ वाली, उससे यूनिट आप याद कर सकते हो। अगर वैक्यूम की बात है तो हम इसको म्यू नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मीडियम के लिए म्यू से, या कुछ बुक्स में म्यू एम भी लिख देते हैं। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, किसी मीडियम में या किसी सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक परमेबिलिटी है या किसी सब्सटेंस का कितना मैग्नेटिक परमेबिलिटी है और वैक्यूम का कितना है, इस रेशो को हम रिलेटिव परमेबिलिटी बोल देते हैं। इसको एक और टर्म में भी डिफाइन करते हैं। देखो भाई, हमने क्या किया, किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, और फील्ड अप्लाई करने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस में आ गया डिवाइड बाय कितना हमने अप्लाई किया, इस रेशो को भी रिलेटिव परमेबिलिटी लिखते हैं, म्यू आर लिखते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता भाई, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ऐसी नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सिंबल को ची या चाई से बुला देते हैं, ग्रीक लेटर है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई और एच का रेशो। आई है उस मटेरियल से रिलेटेड जो मैग्नेटाइज होने वाला है, एच उस मटेरियल से जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इन दोनों का रेशो जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, ठीक है। आप एक और टर्म में बोल सकते हो, ये एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो थोड़ा फील्ड लगाएं बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि अच्छा खासा फील्ड अप्लाई करो फिर भी मैग्नेटाइज नहीं हो रही। तो वो ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर, दिस ची और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यूनिट बच्चों इसका नहीं होता, नो यूनिट भाई, क्योंकि ये रेशियो है और आई और एच दोनों का यूनिट सेम ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता इसका कुछ भी। और इसको हम कई बार वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी बोल देते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन वो ज़्यादा इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। और किसी का अगर ये कम है, इट मीन वो थोड़ा कम मैग्नेटाइज होते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, तो वो ईजिली मैग्नेटाइज हो सकता है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब ये जो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पड़ा, इनका आपस में रेशो, तो हम उसको समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक सोलेनोइड है, क्या है, एक सोलेनोइड। तो वो सोलेनोइड के अंदर फील्ड होगा कुछ, बिल्कुल सर होगा, उसको हमने बी नोट से लिखा। बी नोट क्या है बच्चों, जो हमने अप्लाई किया फील्ड, अप्लाइड फील्ड, ठीक है, जो सोलेनोइड ने क्रिएट किया ड्यू टू सोलेनोइड। फिर हमने उसके अंदर एक मटेरियल रखा जिसको मैग्नेटाइज करना है, तो जैसे ही मटेरियल को रखेंगे उसके अंदर भी फील्ड आ जाएगा, और मान लो उसके अंदर जो फील्ड आया वो आया बी एम, एम फॉर मटेरियल। अब टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, एक तो पहले से बाहर अप्लाइड है, एक उसके अंदर भी आ गया, तो टोटल फील्ड तो दोनों का सम हो जाएगा। तो टोटल फील्ड जो होगा वो बी नोट प्लस बी एम या बी एच लिख दो, बी एम लिख दो बच्चों इसको, ठीक है। सो बी नोट यहाँ पर क्या है, ड्यू टू सोलेनोइड, और बी एम है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हुआ है, उसकी वजह से फील्ड क्रिएट हुआ है। तो क्या बी नोट को मैं म्यू नोट इंटू एच लिख दूँ और बी एम को मैं म्यू नोट इंटू आई लिख दूँ। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन तो सर आ ही रहा है, यहाँ पर म्यू नोट है, एच प्लस आई है, सो यहाँ पर बच्चों बी है। तो कुछ यहाँ पर इनको फर्दर अगर हम लिखना चाहें, सो हमें पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो आई और एच का रेशो है, अभी हमने पढ़ा यार, यही तो था, आई और एच का रेशो। तो यहाँ से हम किसी की भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। लेट अस से मैं यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करता हूँ, तो आई को मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच लिख सकता हूँ। सो ये बना म्यू नोट इंटू एच प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, यहाँ से एक और एच कॉमन आया तो एच बाहर आया, तो एच इंटू म्यू नोट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एच को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो ये कुछ बन गया हमारे पास, यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको, जगह है तो यस। सो ये बन गया बी बाई एच, उसको उधर ले गया ना, म्यू नोट 1 प्लस
दिस, और बी बाई एच को बच्चों म्यू लिखा जा सकता है ना। सो ये बन गया हमारा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब भाई म्यू को उठा के उधर ले जाओ, म्यू बाय म्यू नोट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और म्यू बाय म्यू नोट को म्यू आर लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इनका एक रिलेशन आ गया भाई। इस पे क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, आपको अगर मान लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दे दी किसी की 0.55 दे दी तुम्हें, यूनिट तो होता नहीं, म्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करो भाई। अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लेटर से किसी के लिए -0.5 है, बोलेगा आप रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू निकालो। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ निकालने की दे सकता है। इसकी मान लो किसी के लिए 1 वैल्यू है, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालो भाई, 0 आ जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बिल्कुल उसके जैसा है जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ा था। म्यू आर की जगह एप्सिलॉन आर, 1 प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी थी। कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 2 में पोलराइजेशन में। सिमिलर चीज़ें हैं, तभी तो बोल रहा हूँ बार बार चैप्टर 1 2 में जो चीज़ें पढ़ी थी उसके जैसी तुम्हें चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो इन तीनों के डिफरेंसेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पे क्वेश्चन आने के। तो इन तीनों को समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखें, इनको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की अगर आप प्रॉपर्टीज़ को जब चेक करोगे तो एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट। अगर वो प्लस है तो वो माइनस है, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो उसमें डिक्रीज होगा, अगर इसमें सेम डायरेक्शन है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन होगा। ऐसा सा सेम तुम्हें मिलेगा डाया और पैरा के अंदर। और पैरा और फेरो को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा यार जो काम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस करते हैं फेरो वही करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरामैग्नेटिक मैग्नेट से थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होंगे लेकिन थोड़ा नहीं, ज़्यादा होंगे। लेट अस सपोज पैरामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू प्लस की है लेकिन थोड़ी है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए भी प्लस होगी लेकिन ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंस तुम्हें मिलेगा जब हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि डाया और पैरा में अपोजिट चलेगा, पैरा और फेरो में सेम चलेगा, लेकिन फेरो वही काम ज़्यादा करेंगे। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि ऐसे सब्सटेंस मटेरियल जो मैग्नेट से रिपेल हों लेकिन वेरी फिबली वीकली, मतलब थोड़ा सा रिपेल होते हैं, उनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो पैरा गैस कर सकते हो, ये भी फिबली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। ये रिपेल थे तो ये अट्रैक्ट, अपोजिट हो गया ना। लेकिन फेरो में क्या होगा, वो फिबली नहीं स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। देखो सेम, इनमें सेम चल रहा है, अट्रैक्ट अट्रैक्ट, बस इसमें थोड़ा था तो इसमें ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल्स की बात करें कुछ, जैसे एंटीमनी, जिंक, कॉपर, H2O, Hg एक्सेट्रा, ये डायमैग्नेटिक में आते हैं। पैरामैग्नेटिक में जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा। फेरो के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4 और बहुत सारे अलॉयज ये इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम कहीं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, जैसे ये मान लीजिए जो ब्लॉक सा तुम देख रहे हो, ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तुमने इसमें फील्ड अप्लाई किया, यानी तुमने H अप्लाई किया क्योंकि H रिलेटेड था अप्लाइड फील्ड के, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर तुमने फील्ड लेटर से लेफ्ट से राइट लगाया तो उसमें राइट से लेफ्ट इंड्यूस हो जाएगा, होगा थोड़ा इंड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसमें थोड़ा होगा लेकिन सेम डायरेक्शन में, इसमें ज़्यादा होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर क्या है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे ये जो आप लोग देख रहे हो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखें तो ऑलमोस्ट फील्ड लाइंस बाहर से चली जाती है, इसके अंदर से बहुत थोड़ी फील्ड लाइंस पास होती हैं, बहुत थोड़ी। और वहीं अगर थोड़ी बहुत पास हो रही हैं अंदर से तो वो पैरामैग्नेटिक है। और अगर वो सभी फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट सबको अपने अंदर से पास करता है, हालांकि इस बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था उसमें एक आधी लाइन बाहर दिखा रखी थी, लेकिन ओवरऑल जितनी भी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन थी उसमें से ज़्यादातर अंदर जा रही थी, तो हम उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। और वहीं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक मटेरियल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का और तुमने उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, यानी जिसमें फील्ड की वैल्यू अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग है, जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए तो यहाँ फील्ड लाइन क्लोज है, तो यहाँ का फील्ड लेटर से B1 है, यहाँ का B2 है, तो B1 इज ग्रेटर देन B2, तो B1 वाला रीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, B2 वाला वीकर फील्ड का है। तो इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होगा, तो तुम्हें बताइए, ये तो यार रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड से,
तो ये वाला फील्ड इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला फील्ड इसको इधर रिपेल करेगा। B1 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसका रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल रिपल्शन इधर लगेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर मूव करेगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर। इसमें जस्ट उल्टा, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर मूव करेगा और ये भी वीकर से स्ट्रॉन्गर ही मूव करेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स के साथ, ऐसा समझ सकते हो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इस पे पूछे जाने के चांसेस हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ की वैल्यूज़ और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यूज़। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। कितनी होती है? -1 से लेके 0 के बीच में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कोई ई, या ई क्या बच्चों यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर आई, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू लेट अस से 2 मान लेता हूँ मैं, तो 0 से 2 तक हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। वहीं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू होती तो है पॉजिटिव, लेकिन लार्ज होती है, 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। वहीं अगर ये तो था ससेप्टिबिलिटी का, अब बात करते हैं इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी वैसे निकालना आसान है, क्योंकि आपको शायद एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ड्राइव करवाया गया था। 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपका म्यू आर होता है। तो अगर आपको ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता है तो रिलेटिव बता सकते हो। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसकी 1 से लेके कुछ 1 प्लस कॉन्स्टेंट नंबर तक होती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। म्यू आर को म्यू बाई म्यू नोट लिखते हैं, तो अगर म्यू बाई म्यू नोट जो है लेस देन 1 है तो म्यू इज़ लेस देन म्यू नोट, यहाँ म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नोट, म्यू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नोट। मतलब वैक्यूम वाले से परमिटिविटी इसमें कम होती है मटेरियल में, इसमें ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों को पता होना चाहिए आपको। सो नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटाइजेशन ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और तुम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, टेम्परेचर से मैग्नेटाइजेशन पहले ही कम होता है, वीकली रिपेल्ड होते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को बताता है एक लॉ जिसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। तो यहाँ पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता। वहीं एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस मटेरियल में जो थोड़े बहुत डायपोल मोमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेंडमली जो थे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेटर से अलाइन हो चुके थे। मतलब एक मटेरियल था, थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो चुका था, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो डायपोल जो है वो रेंडम होने लग जाते हैं, बिकॉज उनको एनर्जी मिल जाती है, तो जिससे नेट डायपोल मोमेंट कम होने लग जाता है। तो आप बोल सकते हो कि उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इसको क्यूरी लो बोलते हैं। तो ये क्यूरी लो को ओबे करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैग्नेटाइजेशन कम होता रहता है। वही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये भी ओबे करते हैं, लेकिन इनमें वेरिएशन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर एक स्पेशल टेम्परेचर और होता है जिसको बोलते हैं बच्चों क्यूरी टेम्परेचर। जब एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये पहले पैरा में बदलते हैं और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर, जिसको TC से लिखा। तो इसमें भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली ही डिपेंड करती है, लेकिन वेरिएशन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस लो को क्यूरी वेस्ट लो कहा जाता है, वो थोड़ी देर में आपको मैं बता दूंगा। अब एक्चुअल में देखिए ये जो पार्ट है कुछ ऐसा समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत पढ़ने वाला है, NCERT बुक से ही मैंने ये लिया है डायरेक्ट। क्या रीज़न होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कि अप्लाइड फील्ड से वो क्यों मैग्नेटाइज हो जाते हैं, या जब फील्ड अप्लाई नहीं होता तब उनमें क्या होता है। तो थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो ज़रूरी चीज़ें। देखो अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो स्पेशली देखो, वैसे तो सिर्फ डायमैग्नेटिक नहीं, हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उनका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में तो वो करंट कैरिंग लूप के जैसे हैं। और अगर करंट कैरिंग लूप है, भाई देखो ये न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक लूप की तरह बिहेव किया। करंट कैरिंग लूप है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m, बिकॉज उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो हर एक एलिमेंट, चाहे वो डाया है, चाहे वो पैरा है, चाहे वो फेरो है, एटॉमिक लेवल में सबके पास मैग्नेटाइजेशन थोड़ा बहुत होता है, छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शायद डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से होते हैं
पेयर की फॉर्म में होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से डायपोल मोमेंट लेट अस से m ऊपर की तरफ है तो दूसरे की वजह से शायद नीचे की तरफ हो जाता है। तो ओवरऑल देखें तो एटम का एक एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट वो जीरो होता है। ये कहा जाता है एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केसेस में। और जैसे ही हम क्या करते हैं बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे फील्ड अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में घूमते हैं बच्चों, उनकी स्पीड पे फर्क पड़ जाता है, जिससे एंगुलर वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाता है। और जैसे ओवरऑल जब हम उनका नया डायपोल मोमेंट चेक करते हैं तो कुछ आ जाता है अपोजिट टू द फील्ड, तो हम बोल देते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में फील्ड अप्लाई करने से मैग्नेटिज्म आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं हम अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो कहा जाता है कि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है इंडिविजुअल एटम्स होते हैं ना, देखो उसमें तो क्या था, इंडिविजुअल एटम का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता था, लेकिन इसमें इंडिविजुअल का डायपोल मोमेंट होता है, जीरो नहीं होता। तो लेकिन अगर एक मटेरियल है, मान लीजिए ये मटेरियल है, इसमें एक एटम का डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा है, ये दूसरे एटम का कुछ ऐसा है, तीसरे एटम का कुछ ऐसा है, तो ऐसे रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल पे तो होता है सबके पास, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल सम देखो पूरे क्रिस्टल का तो नेट डायपोल मोमेंट जो है बच्चों वो इसका जीरो होता है। तो इसलिए डायपोल मोमेंट जीरो है तो मैग्नेटिज्म नहीं है। लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये छोटे छोटे टिनी डायपोल्स अरेंज कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो डायपोल पे टॉर्क लगता है, वो फील्ड के अलोंग हो जाता है। तो जैसे ही हम इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये छोटे छोटे डायपोल भी अरेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, इससे उनमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। और जिस डायरेक्शन में हम फील्ड अप्लाई करते हैं डायपोल भी उसी की डायरेक्शन में आएगा। और सोचो अगर तुम टेम्परेचर इसको देते हो या इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो छोटे छोटे डायपोल फिर से एनर्जी गेन करके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं इधर उधर, ठीक है, वो रैंडम ओरिएंटेड हो जाते हैं। दैट्स वाई मैग्नेटिज्म इनका डिक्रीज होता है। और वहीं अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें बच्चों तो इसमें थोड़ी सी अलग कहानी है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप, ऐसे बोल सकते हो कि पूरे मटेरियल में एक स्पेसिफिक रीजन में काफ़ी सारे एटम्स एक सिंगल डायरेक्शन में होते हैं। लेट अस से एक मटेरियल जो है बच्चों इस तरह से है, यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे इस डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर एक झुंड बन गया देखो, है ना। वो जो रीजन बनता है ना वो मैक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, मतलब हम उसको देख सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको दिखता है कि यार यहाँ पर इतने सारे मटेरियल एक रैंडम डायरेक्शन के अंदर है, तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों डोमेन। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, और जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं ये सब डोमेन एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों ये मैग्नेटाइज बहुत अच्छे से होते हैं एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ द लास्ट टॉपिक सिलेबस का, हालांकि उसके बाद एक दो एडिशनल टॉपिक है आपके लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। क्यूरी लो, ठीक है। मैरी क्यूरी सबने नाम सुना होगा, उसने एक लो दिया था, उसने कहा कि अगर मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ध्यान से सुना पैरामैग्नेटिक, तो उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो उसके जो छोटे छोटे डायपोल थे जो अलाइन हो चुके थे, टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगी उनको, वो वापस से रैंडम हो जाते हैं इधर उधर, जिससे उनका मैग्नेटिज्म कम होता है, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली वेरी करती है, ठीक है। और इसको हटाते हैं बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, एक कांस्टेंट आता है सी और म्यू नोट, जो हमें पता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम, सी को क्यूरी कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस लो को ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के अलावा एम और टी की टर्म में भी बता सकते हैं। एम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो टेम्परेचर की इन्वर्सली है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे एम कम होता जाएगा, और कम टेम्परेचर रखेंगे तो एम ज़्यादा होगा। तो जब ये हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं बच्चों, कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हटाकर सी इंटू यहाँ पर बस बी नोट आ जाता है बच्चों म्यू नोट की जगह, ठीक है। लेकिन यही ज़्यादातर इतना ही चीज़ पूछी जाती है, और अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करो तो इन्वर्सली वाला ग्राफ ऐसा ही बनता है, ऐसा बना सकते हो, ठीक है। ये रीज़न थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, आपको बता दिया ये वाला रीज़न। नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर। अगर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इंक्रीज करने से उनके डोमेन्स जो हैं वो टूटने लग जाते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देते हैं, टीसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी का जो लो है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, उसको बोल देते हैं क्यूरी वेस्ट लो। क्या है इसके अकॉर्डिंग कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। किसका टेम्परेचर डिफरेंस, ये टी है उस मटेरियल का टेम्परेचर माइनस उसका ट्रांजिशन या क्यूरी टेम्परेचर, इसको हटा के भी कांस्टेंट आता है सी, ये कोई अनदर कांस्टेंट है, ये क्यूरी कांस्टेंट नहीं है। और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों कुछ ऐसा आता है, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ उसको क्यूरी टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ, ठीक है।
इसमें डोमेन स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं क्यूरी टेम्परेचर पे, तभी वो पैरा में कन्वर्ट होता है। नाउ अब वो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन इनको करना ज़रूरी है। फर्स्ट टॉपिक है माइजनर इफेक्ट। एक्चुअल में ये जो इफेक्ट है ये रिलेटेड है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से। तो हमें पता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, सबको पता है। लेकिन अगर सोचो हमारे पास एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो होगा क्या? परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सभी की सभी फील्ड लाइंस को अपने में से बाहर पास कर देगा, ठीक है। तो लेट अस से ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म है, तो अगर इसके आसपास फील्ड लाइंस होंगी भी तो सारी की सारी बाहर से चली जाएंगी, उसके अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होगी। तो ऐसे मटेरियल को ये जो है हम परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल को जिसने सभी की सभी लाइंस को बाहर भेज दिया, ऐसा कोई है? होता है ऐसा। कौन होते हैं? वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कौन होते हैं? सुपर कंडक्टर्स। और इस फिनोमिना को, किस फिनोमिना को? कि एक सुपर कंडक्टर जो कि एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सभी की सभी फील्ड लाइंस अपने बाहर से पास कर देता है या रिपेल करता है सभी फील्ड लाइंस को, इस फिनोमिना को बोलते हैं माइजनर इफेक्ट। अगर ऐसे मटेरियल्स की बात करें, ऐसे सुपर कंडक्टर्स की बात करें, इनके लिए बच्चों ससेप्टिबिलिटी -1 होती है और इनका म्यू आर जो है वो 0 होता है, ठीक है। ऐसे जो मटेरियल है सुपर कंडक्टर बहुत जगह यूज़ होते हैं। इस माइजनर इफेक्ट के बेसिस पे हम इनका यूज़ करते हैं मैगलेव ट्रेन्स के अंदर, मैग्नेटिक लेविटेड ट्रेन्स के अंदर, जिसमें ट्रेन जो है उसके नीचे की तरफ जो है वो सुपर कंडक्टर यूज़ करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रिपल्शन से ऊपर लिफ्टेड रहता है और फिर उसका मोशन करवाया जाता है। सो छोटा सा कंसेप्ट है बट पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और वो अपने में से फील्ड लाइंस पास नहीं करते, सारी बाहर से पास होती हैं। इस इफेक्ट को माइजनर इफेक्ट कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टेरिसिस कर्व। एक्चुअल में है क्या? अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लें और उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी फील्ड में रख दें, ठीक है, तो उस मटेरियल में भी मैग्नेटाइजेशन से फील्ड आएगा। तो एच क्या है? जो हमने अप्लाई किया, अप्लाइड फील्ड, उससे रिलेटेड टर्म। बिकॉज आपको पता है बी जो होता है ना अप्लाइड फील्ड का, वो म्यूनो टाइम्स एच होता है, ये बी अप्लाइड है। तो जैसे तुम अप्लाई करोगे तो उस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो ये वो इंड्यूस्ड फील्ड है। इंड्यूस जो मटेरियल में आया, ये अप्लाई किया, ये कितना आया, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो जब हम ग्राफ को चेक करते हैं तो बच्चों एक चीज़ पता लगती है ग्राफ में कि बी और एच का रिलेशन एक सिंपल नहीं होता और साथ में एच और बी की वैल्यूज़ भी हैं वो अलग से वैरी करती हैं। जैसे एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि एच 0 हो जाता है, हम अप्लाइड फील्ड को ख़त्म कर देते हैं लेकिन तभी भी उसमें फील्ड बच जाता है। तो एच और बी की वैल्यू जो है उसमें लैगिंग बिहाइंड वाला सीन होता है। इस फिनोमिना को हिस्टेरिसिस कहा जाता है और इस तरह के ग्राफ को हिस्टेरिसिस कर्व कहा जाता है। तो लेटेस्ट से हम ग्राफ में मेन पॉइंट्स हैं उसी को डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना। जैसे ही हम अप्लाइड फील्ड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंड्यूस होता है, ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। एक ऐसा टाइम आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना होना था हो गया, सेचुरेट हो जाता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इंड्यूस होना था, जितने सारे डोमेन थे सारे अरेंज हो गए, अब फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाता है एकदम। जैसे ही एच को डिक्रीज करते हैं, फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और क्या देखते हैं कि एच तो 0 हो जाता है लेकिन अभी भी इतनी वैल्यू बच जाती है उसके अंदर फील्ड की। तो इसको कहा जाता है रिटेंटिविटी या रेमिनेंस, कि एट एच इज इक्वल टू 0 आपने फील्ड अप्लाइड खत्म कर दिया लेकिन अभी भी बी बच गया, बी 0 नहीं है। तो कर्व में आप ओ से बी तक ये देख सकते हो। तो बी की वो वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो बी की ये जो वैल्यू है एच 0 पे, इसको रिटेंटिविटी या रेमिनेंस बोलते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि अगर हम एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं और हम मैग्नेटाइज करने वाले फील्ड को अगर हटा भी लें तो भी उसमें कितना फील्ड बच जाएगा, ये उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। दूसरा, इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया? अप्लाइड फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, एच को नेगेटिव में ले गए। हमने क्या देखा? इस पॉइंट पे जाके बी 0 हो गया, अब वो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं रहा, उसका मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया। लेकिन इसको करने के लिए मुझे ओ से लेके सी तक का नेगेटिव में एच अप्लाई करना पड़ा। तो ये जो एच की वैल्यू जो बी को 0 करने के लिए चाहिए, इसको बोलते हैं कोरेसिविटी। और कोरेसिविटी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए कितना एच लगाना पड़ेगा।
अगर किसी मटेरियल की कोरेसिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका फील्ड ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, या वो लंबे टाइम तक परमानेंसी उसके अंदर रहेगी, परमानेंट फील्ड रहेगा। तो कोरेसिविटी कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। जितनी ज़्यादा होता वो फील्ड लॉन्ग टाइम तक रहेगा, अगर कम है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और रिटेंटिविटी उस इंस्टेंट पे अगर फील्ड हम हटा भी दें, अप्लाइड हटा भी दें, तो उसमें कितना ज़्यादा बचेगा या नहीं बचेगा वो रिटेंटिविटी इंडिकेट करता है। और अगर पूरा ग्राफ बनाए तो बच्चों ये नीचे की तरफ जाता है, फिर ये ग्राफ पूरा बनता है, तो इस तरह से हमें एक पूरी लूप मिलता है। इस तरह से इसको हिस्टेरेसिस लूप बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब किसी मटेरियल को बार बार हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो एनर्जी लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लॉस जो होता है वो एरिया ऑफ लूप के इक्वलेंट होता है, यानी इस लूप का जो एरिया है, जो इस लूप का जो एरिया है ये एनर्जी लॉस को भी इंडिकेट करता है। तो अगर जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं हम एज अ कोर, चाहे वो ट्रांसफार्मर का कोर हो, चाहे वो जनरेटर का कोर हो, या किसी और डिवाइस में, जैसे मूविंग कोयल कैलोरीमीटर में भी कोर था। तो कोर को यूज़ करने के लिए भी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका BH कर्व का एरिया कम हो, बिकॉज बार बार वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा तो एनर्जी लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस, या इसको मैं एनर्जी लॉस बोल दो, ये डिसाइडेड या इसको चेक करने के लिए हम एरिया को चेक करते हैं। इन जनरल स्टील और आयरन का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो स्टील और आयरन में आयरन का एरिया थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर हमें कहीं एनर्जी लॉस नहीं चाहिए। तब जैसे भी हम ग्राफ प्लॉट करके देखें किसका, आयरन और स्टील का BH कर्व प्लॉट करते हैं दोनों का। अगर मैं पहले आयरन का बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, आयरन का कुछ ऐसा दिखता है, और स्टील का थोड़ा सा इस तरह से रहता है, यहाँ पर B, यहाँ पर H। और अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करो तो आपको एरिया वाइज भी डिफरेंस दिख रहा होगा। अच्छा, और सॉफ्ट आयरन के केस में आप देखो कोरोसिविटी ज़्यादा, रिटेंटिविटी ज़्यादा है स्टील में, ये स्टील का है, ये सॉफ्ट आयरन का है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना नेचर है। एनर्जी लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस आयरन कम देता है, इसलिए ट्रांसफार्मर में कोर का यूज़ होता है तो हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। वहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लॉस देता है। बट अगर स्टील में देखें तो स्टील की कोरोसिविटी ज़्यादा है, अगर परमानेंट मैग्नेट बनानी हो तो स्टील बेस्ट रहेगा वहाँ पर। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पे ज़्यादा फील्ड चाहिए, हमें परमानेंसी नहीं चाहिए, फील्ड ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ सॉफ्ट आयरन बेस्ट है। तो दोनों के अपने अपने यूजेस होते हैं, और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कोर जो है यूज़ करने के लिए हम कुछ मटेरियल को चूज़ करते हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो देखो। अगर परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो हमारी पहली डिमांड रहती है कि वो रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। कोरोसिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि अगर हम फील्ड को हटा भी दें तो भी उसमें जो फील्ड है लंबे टाइम तक रहे, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बनाना है। और परमेबिलिटी भी जो है उसकी बच्चों हाई होनी चाहिए, म्यू जो है वो ज़्यादा होना चाहिए म्यू नोट से, तभी तो मैग्नेटाइज ज़्यादा हो पाएगा वो। तो ऐसी मटेरियल कौन कौन से, जैसे स्टील, एल्निको, कोबाल्ट स्टील, ठीक है, ट्राइकोनॉल, एल्निको और टाइटेनियम का मिक्सचर है। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनमें ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी मिलती है। वहीं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो वहाँ हमें टेम्परेरी मैग्नेट्स बनानी है, करंट पास होगा, फील्ड बनेगा, करंट हटा दो तो फील्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए उसकी बच्चों, म्यू अगेन म्यू नोट से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो फील्ड ज़्यादा बनाएगा। रिटेंटिविटी हो कम चलेगा, रिटेंटिविटी ठीक है। जैसे इसमें सबसे बेस्ट रहता है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लॉस कर्व कम होना चाहिए क्योंकि एनर्जी लॉस कम करेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए क्योंकि एडी करंट का लॉस कम होगा। एडी करंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम मटेरियल को डिसाइड करते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन का, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका, स्टील, एल्निको या कोबाल्ट स्टील का। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि था चैप्टर नंबर 5। आई थिंक सो तुम्हें ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल लगेगी। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी वीडियोस भी जल्दी आपको मिलती रहेंगी। और इन वीडियोस के बाद हम क्वेश्चंस की वीडियो डालेंगे यार, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके तुम्हारी थोड़ी, और PYQs क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।